बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14, इसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर को हमने शुरू किया था। सबसे पहले हमने मैग्नेटिज्म पर बात करी। हमने देखा मैग्नेट्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन होती है उन पर बात करी हमने, और उसको ड्रॉ करा भी हमने। उसके बाद हमने बात करी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। मैंने आपको बताया कि अगर एक वायर में से करंट गुजर रहा होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी, अगर एक वायर में से करंट गुजर रहा होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जो बिल्कुल एक नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करेगी। ठीक है जी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी कहते हैं, या सिंपल सा हम मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड जो है वो बिल्कुल मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड होती है ये उसकी तरह काम करती है। अगर आपका करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी, और अगर करंट आपका वायर में नीचे की तरफ जा रहा है तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये डायरेक्शन हम एक रूल के जरिए निकालते हैं जिसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल। ठीक है जी। इस डायग्राम में आपको ये नजर आ रहा है, कहाँ है, इस डायग्राम में। ठीक है, इसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल। तो अगर आपके पास ये कंडक्टर है जी, जैसे कि यहाँ इस वक्त डायग्राम में दिख रहा है, एक कंडक्टर है, अगर इसमें से करंट गुजर रहा है तो आपके आपके पास इस मैग्नेटिक फील्ड एक जो है ना, इस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। फिर हमने इसका काफी डिटेल में हमने बात की थी। ऑस्टेड ने ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया था, एम्पियर ने इसको स्टडी किया था। सेम करंट अगर एक ही दो वायर लें और उन दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा तो वो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जबकि अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा तो वो दोनों वायर एक दूसरे को रिपल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि इन दोनों वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज मूव हो रहा है, मूव कर रहा है यानी मोशन में है, चल रहा है, मूविंग मतलब मोशन, चलना। तो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में मेरे पास एक चार्ज है जो कि मोशन में है तो उस पर जो फोर्स लगेगी उसका फॉर्मूला हमें बनाना है। ठीक है जी। तो पहली बात ये ध्यान में रख लिएगा, वायर के अराउंड जो आपके पास ये वायर था, सपोज करें जी ये वायर है, अब इसमें से ऐसे अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही होती है जो उसकी डायरेक्शन है। ठीक है जी, इसको अब हम मैग्नेटिक फील्ड भी बोलें कोई बात नहीं। सिमिलरली ये मैग्नेट है जी, इसके अराउंड जो है ये नॉर्थ से साउथ ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई भी होती है। ये दोनों फील्ड, ये वाली फील्ड बिहेवियर में एक जैसी है। दोनों को हम बी से डिनोट करते हैं। बी से हम जो है ना मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो बी से डिनोट करेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है कितनी स्ट्रॉन्ग है, बी से इसको आप डिनोट करेंगे, या ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है कितनी स्ट्रॉन्ग है, बी से आप इसको डिनोट करेंगे। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है जी। व्हाट इज डायरेक्शन? इसकी डायरेक्शन क्या है जी? अगर आप मैग्नेट पर बात कर रहे होते हैं तो नॉर्थ पोल से टुवर्ड्स द साउथ पोल, ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया था सारा। ये नॉर्थ पोल से निकल रही होती है और साउथ पोल की तरफ जा रही होती है, ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड की। और अगर यहाँ पर बात करें तो टेंजेंट निकाल लें आप। ठीक है जी। तो एक बात तो ये हो गई, लिहाजा हम इसकी डायरेक्शन आड़ी टेढ़ी बनाने के बजाय हम कंसीडर ये कर लेते हैं जी कि मेरे पास दो किस्म के मैग्नेट रखे हैं। ये यदि सपोज करें एक नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, एन पोल, और ये मेरे सामने एक मैंने साउथ पोल रख दिया। अब मैंने आपको क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी ऐसे होगी जी डायरेक्शन। ठीक है जी, ऐसे डायरेक्शन होगी जी, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ऐसे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है ना, ये बात तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब वो जो मैग्नेट हमने रखा हुआ था उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बड़ी कर्ल हो रही थी, क्योंकि नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है, तो यूं कर्ल हो रही थी। हमने आसानी के लिए क्या करा, हमने एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल रख दिया, तो अब इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड है जी बी।
उसकी डायरेक्शन आ रही है जी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, स्ट्रेट लाइन में आ रही है, या यूं कह लें आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। अब दूसरी बात, अगर मैं एक चार्ज रखता हूं जी इस फील्ड के अंदर, ये मेरे पास चार्ज है जी, लेट से इस चार्ज की वैल्यू है क्यू, रुका हुआ है। अगर ये रुका हुआ है तो कोई इस पर फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है जी, पहली बात। अगर चार्ज मेरे पास स्टेशनरी है, चार्ज रुका हुआ है, स्टेशनरी चार्ज है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगती। स्टेशनरी चार्ज पर फोर्स कितनी लगेगी जी? नहीं लगेगी। वजह, कल हमने देखा था, जब हमने लास्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि ये हमारे पास कंडक्टर है, इसमें चार्जेस मौजूद होते हैं जी। अगर करंट नहीं गुजर रहा, इसका मतलब है ये चार्जेस रुके हुए, और उस वक्त ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। इसका मतलब है स्टेशनरी चार्ज के अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होती, कोई यहाँ पे जो है ऐसे कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी। हाँ, जब चार्ज मूव करने लग जाता है तब उसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। इसका मतलब क्या है कि स्टेशनरी चार्ज अगर होगा, आपके पास चार्ज रुका हुआ होगा, तो कोई फोर्स नहीं है। हाँ, अगर मूविंग चार्ज होगा, मूविंग चार्ज जो है वो, उस पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक फोर्स लगाएगी, इस पर फोर्स लगेगी। ठीक है जी। तो कल के जो ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट को, एम्पियर का जो एक्सपेरिमेंट था, उससे यही बातें तो सामने आई थी कि अगर स्टेशनरी चार्ज है, करंट नहीं गुजर रहा, चार्ज रुके हुए हैं, तो उसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। और अगर एक मूविंग चार्ज है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। लिहाजा अगर एक ये रुका हुआ चार्ज है, इसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है। तो अगर ये आपके पास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये चार्ज रुका हुआ है, तो इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लिहाजा ये मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर ये मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये चार्ज सपोज करें जी ऐसे मूव कर रहा है, तो अब इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। वॉशिंग मूविंग में आ गया ना, मूविंग में इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। और अब मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, जिसकी वजह से अब इस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास सिर्फ चार्ज मूव हो रहा होगा एक मैग्नेटिक फील्ड में, तभी उस पर फोर्स लगेगी। अगर वो रुका हुआ है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो ये चीजें मैंने आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेन की थी। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, करंट रोक दिया था तो चार्ज जो है ना, फील्ड नहीं बनी थी, जब करंट गुजर रहा था तो फील्ड बनी थी। तो अब हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज क्यों रुका हुआ है, स्टेशनरी है, इसके अराउंड कोई इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, इसके अराउंड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी। लिहाजा इस चार्ज के पास चूंकि कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लिहाजा ये इंटरेक्ट नहीं करेगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी। अब सपोज करें जी ये चार्ज चलने लग जाता है, मूव कर रहा है। अच्छा, अब इसकी मोशन की डायरेक्शन कैसे ले लेते हैं हम जी? परपेंडिकुलर। जैसे कोई भी एंगल बना लेते हैं, परपेंडिकुलर ना ले, ये जी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो चार्ज है आपके पास क्यू, सपोज करें जी ये ऐसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, या मोशन की डायरेक्शन, या वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब चूंकि ये चार्ज मूविंग कंडीशन में है, अब इस चार्ज के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड और ये जो आपकी एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों फील्ड आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है। तो अब चार्ज आपका ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैंने आपको डायरेक्शन दिखा दी, ऐसी डायरेक्शन है जी चार्ज की वेलोसिटी की, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ऐसे आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों के दरमियान जो एंगल है वो थीटा हो गया। अब इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई हो। ठीक है जी। तो आई होप यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। तो अगर एक स्टेशनरी चार्ज है, उसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, लिहाजा अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद भी होगा तो भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। एक मूविंग चार्ज है, उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड एक ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगी, और फोर्स अप्लाई होगी। अब इस पर फोर्स लगेगी, अब इस पर फोर्स लगेगी। एक बात, चलें। अब जो इस चार्ज पे फोर्स लगेगी है, ये तो आपकी ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस चार्ज पर जो फोर्स लगाएगी, पहली बात, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके इस चार्ज से। इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। सीधी सी बात है, जितना बड़ा चार्ज होगा, जितना बड़ा चार्ज होगा, उतनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और उतनी ही जो है वो ज्यादा फोर्स खाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरी बात, ये जो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लग रही है अब चार्ज पर,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज की वेलोसिटी से। ये चार्ज जितना ज्यादा मूव कर रहा होगा, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगी, उतना ही ज्यादा ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा और उसको उतनी ज्यादा फोर्स मिलेगी। और तीसरा फैक्टर जिस पर ये मैग्नेटिक फील्ड पर ये जो फोर्स है ये डिपेंड करेगी, वो है मैग्नेटिक फील्ड, हमारी जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है। ये वेक्टर होता है, ये वेक्टर होता है, फोर्स भी वेक्टर है जी, ठीक है जी, फोर्स भी वेक्टर है। तो इन तीन फैक्टर्स पर ये आपकी ये जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है, ये अब चार्ज पे जो फोर्स लगाएगी, वो फोर्स इन तीन फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक, चार्ज कितना स्ट्रांग है। दो, चार्ज की वेलोसिटी कितनी ज्यादा है। और तीन, आपकी ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है। तीनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, चार्ज की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, और चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब हम इन तीनों बातों को मिलाएं, कंबाइन करें अगर हम इन तीन बातों को, तो क्या हो जाएगा कि ये जो हमारे चार्ज पर जो फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं इसको हम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है जी चार्ज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है जी, अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन में हम इक्वल्स के साथ एक कांस्टेंट रखेंगे के, क्यू, वी, बी। ठीक है जी। अब ये चूंकि कॉमन सी टर्म होती है, लिहाजा हम यहाँ पर के खत्म करने की कोशिश करेंगे। कैसे जी? के की वैल्यू को 1 डाल देंगे। ठीक है जी, अब के 1 हो जाएगा, के खत्म हो जाएगा, लिहाजा एफ जो है यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितनी बन रही है जी? चार्ज, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, एक बात तो यहाँ तक कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो अब आपका ये जो चार्ज गुजर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, अब आपकी ये जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है ये इस चार्ज पे कितनी फोर्स अप्लाई करेगी? क्यू वी बी, चार्ज, वेलोसिटी और बी यानी मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई। अच्छा जी, अब आगे देखें अगर हम, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ये वेक्टर 1, ये वेक्टर 2, और आपका आंसर भी एक वेक्टर आता है, तो इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। याद है ना आपको? डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। और फिर हम इसको कैसे लिखते हैं जी? ऐसे, v1 मल्टीप्लाई बाय v2, क्रॉस डाल देते हैं, याद है? यहाँ पर हम क्रॉस डाल देंगे जी, ये क्रॉस, ये क्रॉस। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखें आप क्यू हटा दें, अभी आरसी तौर पे आप क्यू को भूल जाए, क्योंकि वो तो एक स्केलर है, नंबर है वो, तो उसको हटाएं। तो ये क्या है जी? एक वेक्टर यानी वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रही है दूसरे वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से, और आपका एक नया वेक्टर बन रहा है, यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। इसको ऐसे लिख देते हैं हम सही तरीके से कि जी एफ जो है वो क्यू, और फिर ब्रैकेट में किसका क्रॉस प्रोडक्ट है जी? वी मल्टीप्लाई बाय बी, क्रॉस प्रोडक्ट है ये। और हमने क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर आपके पास मैग्नीट्यूड है तो फिर साइन थीटा लगता है, याद है ना? क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आ जाता है। तो अब हम इसके मैग्नीट्यूड, इस फोर्स के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, ये जो फोर्स हमारी लग रही है इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा क्यू वी बी साइन थीटा। ये हो गया जी आपके पास जो फोर्स, आपकी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, ये उसका फॉर्मूला है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये मैग्नीट्यूड है, व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या होगी जी? डायरेक्शन क्या होती है जी? डायरेक्शन होगी जी ये जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन बन रहा है, अगर आप वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को एक प्लेट में रख दें, एक प्लेन में रख दें, इससे परपेंडिकुलर लगेगी, ऐसे परपेंडिकुलर। याद है ना? ये भी हमने राइट हैंड रूल कहते हैं इसको, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ये डायरेक्शन होगी जी फोर्स की, परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय वेलोसिटी एंड बी। यानी कि यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो ऐसे यूं बाहर निकल रही है, ये ऊपर मतलब ये वाई एक्सिस नहीं, ये बाहर निकलती हुई लग रही है, ये 3 डायमेंशनल हो जाती है। यानी अगर आप जैसे कि यूं बोले, ये 3 डायमेंशन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो अगर आपके सपोज करें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे आपका चार्ट पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, तो जेड जो है वो बाहर निकलती हुई होगी फोर्स, बाहर निकलती हुई अंदर जाती हुई। ठीक है जी।
तो हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज आता है, अगर वो रुका हुआ चार्ज है तो उसकी अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी और ना ही वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड से कोई इंटरेक्ट करेगा, ना ही उसको कोई फोर्स मिलेगी। लेकिन वही चार्ज पार्टिकल अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा तो अब उस चार्ज पार्टिकल की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी जो कि ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी और अब उस पर फोर्स करेगी। सबसे पहले हमने उसका फोर्स का फॉर्मूला बनाया। कैसे? हमने देखा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि ये जो फोर्स आपके इस चार्ज पार्टिकल पे लग रही होगी, ये चार्ज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्टली रिलेटेड है। इन तीनों बातों को हमने मिला के यहाँ इक्वेशन बनाई। फिर हमने देखा कि भाई ये अगर हम इसमें से क्यू हटा दें तो ये तो वेक्टर प्रोडक्ट है, दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक और वेक्टर आ रहा है, तो ये तो वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। और वेक्टर प्रोडक्ट में हम मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से लेते हैं, साइन थीटा लगा देते हैं। तो हमने कहा जी कि ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। और डायरेक्शन आपको कैसे मिलती है, आप दोनों वेक्टर क्वांटिटी को एक प्लेन में कंसीडर कर लें। जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, दोनों को आपने एक प्लेन में कंसीडर कर दिया तो ऐसे बाहर निकलती हुई होगी फोर्स या अंदर जाती है। ये राइट हैंड रूल कहते हैं इसको, हम वो भी कह सकते हैं लेफ्ट हैंड रूल। अब मैं इसके रूल बता रहा हूँ डायरेक्शन के। अब आपको ये डायरेक्शन पता करनी है जी, ये डायरेक्शन पता करनी है तो दो रूल चलते हैं जी। एक कहलाता है राइट हैंड रूल, एक इस रूल से पता कर सकते हैं कि जी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी। एक कहलाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है जी। राइट हैंड रूल क्या है, अगर आप ये वेलोसिटी और बी इन दोनों को आप एक प्लेन मान लें, यानी एक कागज एक हिस्से में है मौजूद, तो अब आप राइट हैंड अपना रैप करें जी इस तरह कि आपकी उंगलियां जो है वो बी से लेके वी की तरफ जा रही हो। ऐसे आपने अपना राइट हैंड रैप करा, आपकी उंगलियां जो है वो किस डायरेक्शन में है जी, फ्रॉम बी टू वी। तो अब जो आपका अंगूठा होगा वो डायरेक्शन शो करेगा वेलोसिटी, सॉरी फोर्स की। आप अपने हाथ में आप अपने राइट हैंड लें और आपकी उंगलियां जो है वो बी से वी की तरफ होनी चाहिए। अब जो आपका अंगूठा है वो क्या डायरेक्शन शो करेगा, फोर्स की। लेकिन उससे ज्यादा आसान तरीका ये होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आप अपना लेफ्ट हैंड लें, उल्टा हाथ, अपना लेफ्ट हैंड लें और इसको ऐसे खोलें कि आपका अंगूठा जो है वो ऐसे, आप अपना लेफ्ट हैंड लें, लेफ्ट हैंड रूल कहाँ है जी, इसी को ले आते नीचे। ये वेक्टर जो है ना ये बन रहा है, हाँ। तो सपोज करें जी ये पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये ऐसे मूव कर रहा था ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे थी इस तरफ, ठीक है ना, यही थी ना। अब इस पे फोर्स कैसे लगेगी, तो आपने अपने राइट हैंड की जो दूसरी उंगली होती है, सॉरी लेफ्ट हैंड की, ये अंगूठा है, ये पहली उंगली है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये जो आपकी दूसरी उंगली है ये बी की डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये जो पहली उंगली है ये आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर इस सिचुएशन में आप करेंगे तो आपकी दूसरी उंगली जो है वो इस तरफ होगी, पहली उंगली जो है वो आपकी ऊपर की तरफ होगी। ठीक है जी, दूसरी उंगली जो है वो बी की तरफ होगी, पहली उंगली जो है वो आपकी बी की तरफ हो। अब जो आपके अंगूठे की डायरेक्शन है वो आपको देखें बाहर निकलती हुई नजर आती है, इसको कहते हैं हम लेफ्ट हैंड रूल। तो इस लेफ्ट हैंड रूल से आप जो है वो डायरेक्शन पता कर लेते हैं। कैसे? आप अपनी पहली उंगली को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखें और दूसरी उंगली को खोलकर बी की डायरेक्शन में रखें। जब आप वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखेंगे अपनी पहली उंगली बी, दूसरी उंगली जो है वो बी की डायरेक्शन में रखेंगे, अब जो आपका अंगूठा है वो आ जाएगा जी फोर्स की डायरेक्शन में। तो अब आप देखेंगे फोर्स जो है वो बाहर यानी ऊपर जाती हुई है। तो ये तीन डायमेंशनल हो जा रहा है मामला, तीन डायमेंशनल। अगर मैं इसको क्यूब की शक्ल में लेने की कोशिश करूं तो जैसे कि ये होता है ना क्यूब, ये क्यूब है जी, सपोज करें ये क्यूब है, ठीक है जी। अब इस क्यूब में सपोज करें जी इस डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है जी इस क्यूब में, ठीक है जी। अब ये चार्ज पार्टिकल है, सपोज करें जी ये चार्ज पार्टिकल है, ये वैसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तब आपकी फोर्स जो है ऐसे बाहर निकलती भी होगी थर्ड डायरेक्शन में। तीसरा डायमेंशन यानी एक अगर एक्स एक्सिस में है आपका बी, वाई एक्सिस में आपकी वेलोसिटी है वाई एक्सिस में, तो जेड एक्सिस पे होगी आपकी फोर्स।
तो ये हो गया एक चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर क्या फोर्स लग रही है। ठीक है जी। तब मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये देख लिया था कि हमारे पास अगर एक, अब ये वाला मामला दोबारा लेना पड़ेगा मैं, कंडक्टर पे से करंट गुजर रहा है। हमने देखा था कि कल के हमने क्लास में देखा था कि अगर एक हमारे पास कंडक्टर है और उसमें से करंट गुजर रहा होता है, यानी कि चार्जेस गुजर रहे होते हैं, तो फिर उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। यानी इस बात को मैं यूं कह सकता हूं कि एक मूविंग चार्ज के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। लिहाजा अगर एक रुका हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में हम डाल देते हैं, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज मैं यहाँ रखता हूँ, रुका हुआ है, इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी और ना ही वो इससे कोई लड़ेगी, कोई फोर्स खाएगी। लेकिन अगर ये मूव कर रहा है जी, ऐसे मूव कर रहा है, तो अब इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी और वो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ इंटरेक्ट कर लेगी और फोर्स लगेगी। तो वही हमने लिया जी, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ली, उस पर चार्ज लिया, उसको मूव कराया, अब उस पर फोर्स लग रही है। इस फोर्स का ताल्लुक चार्ज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से होता है। ये हमने फॉर्मूला बनाया जी इसका पहले तो। फिर हमने कहा कि ये वेक्टर प्रोडक्ट बन रहा है, लिहाजा वेक्टर प्रोडक्ट के हिसाब से फोर्स का मैग्नीट्यूड ये हो गया क्यू वी बी साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालें। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आप क्या करते हैं, अपने उल्टे हाथ को लें, उसकी जो पहली उंगली है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखें, दूसरी उंगली जो है उसको रखनी है आपने बी की डायरेक्शन में। तो जब आप यूं खोलेंगे ना, तो आपका तकरीबन एल की तरह का शेप बन रहा होगा। अब जो आपका अंगूठा है वो आपको बताएगा कि आपके पास फोर्स कितनी कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ या अंदर की तरफ, कागज से बाहर निकलती हुई या कागज के अंदर जाती हुई। ठीक है जी। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लिएगा जी, या चैट पे मैसेज कर देगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा, नहीं तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं इतने में। अब हम पॉइंटर को मिल रहा, अब हम ये देखेंगे कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में पूरा कंडक्टर डाल दूं, उस पर कितनी फोर्स लगेगी। लेकिन कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है, फोर्स ऑन आ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। अभी मैंने सिर्फ एक चार्ज डाला था मैग्नेटिक फील्ड में और उस पर फोर्स कितनी लग रही थी, क्यू वी बी साइन थीटा। अब मैं पूरा कंडक्टर डालूंगा जी जिसमें से करंट गुजर रहा है, तो अब हम देखेंगे जी उस पर कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है जी। तो हमारे पास सपोज करें जी, अभी हमने जो सिचुएशन पढ़ी वो ये थी, क्योंकि वो भी चाहिए होगी। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी जी, इस डायरेक्शन में सपोज करें ये मैग्नेटिक फील्ड थी। ठीक है जी, दैट इज बी। ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल था और सपोज करें ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था, यानी मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस पे। तो अब इस पर जो है फोर्स लगेगी और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इसी बाहर निकलती हुई, ये होगी जी उस पर फोर्स, आउटवर्ड, पेपर से बाहर निकल रही है। एक बात। दूसरी बात, इस चार्ज पार्टिकल का मूव करना जरूरी था, क्योंकि मूव कर रहा है तभी इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है, और ये मैग्नेटिक फील्ड फिर आपकी इस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर रही है। अगर ये रुका हुआ होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती और ना ही फिर कोई इंटरेक्शन होता। एक बात तो ये हो गई। अब हम यही मामला ले रहे हैं जो कुछ इसी तरह का सिमिलर मामला। ये मेरे पास सपोज करें जी एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं मैं, जहर लग रहा है मुझे ये मामला, डायग्राम ही नहीं सही बन रही। ये है जी सपोज करें एक मैग्नेटिक फील्ड, ये बी की डायरेक्शन है, अभी भी मैंने मैग्नेटिक फील्ड को हॉरिजॉन्टल ले लिया। ठीक है जी, एक्स एक्सिस पे लिया है मैंने, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, बी वेक्टर। और अब मैं जो कंडक्टर रख रहा हूँ वो जरा मैं लंबाई की सूरत में रख देता हूँ जी। ये मैंने रख दिया कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर की जो लेंथ है, ये कंडक्टर रख दिया। कंडक्टर मैंने ऐसे रखा है कि इसकी लंबाई है, इसमें तो जो करंट गुजर रहा है वो वाई एक्सिस पे गुजर रहा है, ऐसे गुजर रहा है करंट इस पर। ये करंट की डायरेक्शन लगा लो आप आई की। ठीक है, ऊपर की तरफ करंट गुजर रहा है। ठीक है जी। तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने वर्टिकल एक्सिस के अंदर कंडक्टर रख के कंडक्टर पे जो है वो ऊपर की तरफ करंट गुजारा है। अब हमें पता है जी कि कंडक्टर में से जब करंट गुजर रहा होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है जी। अब इस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ इंटरेक्ट करेगी।
फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। वो फोर्स हमें पता करनी है कितनी लग रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब करंट गुजर रहा होता है तो इसका मतलब है यहाँ इस कंडक्टर में से अंदर बहुत सारे चार्जेस गुजर रहे हैं। ठीक है जी, यहां से लेके, है ना, बहुत सारे चार्जेस ऐसे ऊपर की तरफ गुजर रहे हैं, यही होता है ना। अब एक चार्ज का तो मैंने बताया भाई जी, एक चार्ज की अगर एक चार्ज सिंगल चार्ज गुजर रहा होगा, सपोज करें जी ये वाला एंड है एक्स, ये वाला एंड है वाई, तो जब कंडक्टर के एक्स से वाई तक एक चार्ज गुजरेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड उस पर कितनी फोर्स लगाएगी, जिसका फॉर्मूला भी हमने बनाया है, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। सही है ना। अगर एक चार्ज आपके कंडक्टर के एक्स एंड से वाई एंड पर जाता है तो ये उस पर फोर्स लगती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हमारे पास क्यू एक चार्ज नहीं है, यहाँ तो बहुत सारे चार्ज गुजर रहे होंगे ना, करंट बहुत ज्यादा है, करंट का लेंथ, करंट का एरिया, करंट का वॉल्यूम, हर चीज डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतने ज्यादा चार्ज गुजर रहे होंगे, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतने चार्ज गुजर रहे होंगे, और फिर एक चार्ज नहीं बहुत सारे चार्ज गुजरेंगे। तो अब यहाँ कंडक्टर में से टोटल चार्ज कितना गुजर रहा होगा, पहले तो ये देख लेते हैं, टोटल चार्ज कितना गुजर रहा होगा। सिंगल चार्ज तो होता है जी क्यू, और एक चार्ज के अंदर का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई। ये होता है ना एक चार्ज का फॉर्मूला, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप उसको नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो टोटल चार्ज गुजर रहा है, लेकिन एरिया भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, तो हम इसको कह देते हैं ए एल। पहले हम कहेंगे जी पूरे वॉल्यूम में से कितना गुजर रहा है, पूरा वॉल्यूम ले लिया, ये एक सिंगल चार्ज है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाई चार्ज का फॉर्मूला है। लेकिन हम पूरे कंडक्टर की बात कर रहे हैं जी, पूरे वॉल्यूम में से कितना चार्ज गुजर रहा है, इसकी बात करना चाह रहे हैं हम, पूरे इस वॉल्यूम में से कितना चार्ज गुजर रहा है। तो हमने क्या किया, ये एक चार्ज को हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया जी टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, तो हमने ये एरिया और ये लेंथ डाल दी कंडक्टर की, ये है जी आपके पास टोटल चार्ज। तो x से लेके y तक चार्ज कितना गुजर रहा है जी, q, जिसको हम फॉर्मूले के तहत कितना कहते हैं, एन ई, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हमारे पास ये एक चार्ज नहीं गुजर रहा, पूरे वॉल्यूम में से गुजर रहा है, तो हमने क्या करा, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये है जी टोटल चार्ज आपका। फिर वॉल्यूम की जगह हमने क्या डाल दिया, एरिया लेंथ, क्योंकि जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है जी, ये तो जरा टोटल चार्ज हो गया जो हमारे कंडक्टर में से गुजरा एक्स से लेके वाई तक। अच्छा अब आते हैं जी फोर्स पर। लिहाजा फोर्स का फॉर्मूला तो हमने पहले देखा था, एक चार्ज पे फोर्स कितनी लगती है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ चार्ज टोटल कितना है जी, इतना, तो अब टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी जी, इस क्यू की जगह अभी हम साइन थीटा हटा देते हैं। देखें एक चार्ज पर फोर्स कितनी लग रही है, मैं यहाँ लिखता हूँ दोबारा, सिंगल चार्ज, एक चार्ज पे फोर्स कितनी लगती है जी, अभी हम वो साइन थीटा हटाते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, क्यू वी मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है जी, ये मैंने वेक्टेरियल फॉर्म लिखी है जी, ठीक है। अब टोटल चार्ज जो गुजर रहा है उसकी वैल्यू डाल दें आप, तो पता चल जाएगा पूरे कंडक्टर पे कितनी फोर्स लग रही है। तो क्यू की जगह हम क्या डाल देंगे जी, ये जो हमने टोटल चार्ज निकाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो एक चार्ज गुजर रहा था, ये फोर्स लग रही थी, सारे चार्जेस गुजर रहे हैं, ये फोर्स लग रही है, सारे चार्जेस कंडक्टर में गुजर रहे हैं, लिहाजा ये कंडक्टर पे फोर्स हो रही है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है जी। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता होता है जी, वेलोसिटी का फॉर्मूला है लेंथ, यहाँ पर तो लेंथ होगी ना, क्योंकि कंडक्टर का कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक्स से लेके वाई तक, जो कि लेंथ हो जाती है। तो लेंथ वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम, तो हम ये वेलोसिटी की जगह ये फॉर्मूला डाल देते हैं, एन ई ए एल, वेलोसिटी की जगह आ गया जी लेंथ का वेक्टर, डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है जी, ठीक है जी। अब ये जो टाइम है इसको आप बाहर ले जाएं, इस टाइम को बाहर ले जाएं जरा, अब थोड़ा सा बस सिंपलीफाई सिंपलीफाई करना है हमें। तो हमने ये वेलोसिटी की जगह डाल दिया जी लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, अब ये टाइम बाहर ले जाते हैं हम,
तो ये हो जाएगा जी NEAL डिवाइडेड बाय टी, और अंदर क्या बचा जी, लेंथ का वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी का वेक्टर। अब ये जो है NEAL, इसको हम सिंपल टोटल चार्ज Q से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वैसे भी हमें पता है ये टोटल चार्ज के बराबर है। तो ये सारा वैल्यू हम हटा के अब वापस लिख देते हैं Q अपॉन टी L मल्टीप्लाई बाय बी। और अब ये जो Q अपॉन टी आ रहा है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ये करंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, करंट के। लिहाजा इस Q अपॉन टी की जगह हम लिख देंगे करंट यानी I L मल्टीप्लाई बाय बी। अब यहाँ बी और एल का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो क्रॉस, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए इस फोर्स का, तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला साइन थीटा वाला फॉर्मूला लिखते हैं जी, ILP साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड हो गया उस फोर्स का। और अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन के लिए फिर वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा। अगर आप डायरेक्शन चाहिए तो आप क्या करेंगे, वही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वही तरीका होगा जी, बस अब फर्क क्या है, आपने अपनी जो लेफ्ट हैंड की उंगली है, यहाँ पर इस पर आते हैं, हमें जो हमारे लेफ्ट हैंड की पहली उंगली होती है वो हमें रखनी है जी एल की डायरेक्शन में। ठीक है जी, यानी कि आपके पास सपोज करें जी, ये आपके पास उंगली है, आपने उंगली रख दी जी एल की डायरेक्शन में, यानी ऊपर की तरफ करीब है। फिर आपकी जो दूसरी उंगली है वो बी की डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये आ गई दूसरी उंगली। बाकी उंगलियां बेकार है, सिर्फ पहली दूसरी और अंगूठा मायने रखता है। तो आपने एल की डायरेक्शन में, कंडक्टर की लेंथ की डायरेक्शन में आपने अपनी पहली उंगली रखी, दूसरी उंगली आपने खोली जी बी की डायरेक्शन में। अब आप अपने अंगूठे को देखें, बाहर निकल रहा है, ये आपका थंब है, तो थंब आपका जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। आपकी फोर फिंगर जो है वो करंट या लेंथ ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन में होनी चाहिए, और आपकी जो मिडल फिंगर है वो बी की डायरेक्शन में होनी चाहिए। यूं आप अगर इस तरह अपने लेफ्ट हैंड को सेटअप करते हैं जी IB, तो एफ की डायरेक्शन आपका अंगूठे की डायरेक्शन होती है, ये थंब है आपका। तो ये दो चीजें हमने देखी, एक अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड में एक सिंगल चार्ज मौजूद है, मूव कर रहा है, उसमें फोर्स कितनी लग रही है, QVB साइन थीटा। और अगर हमने पूरा एक कंडक्टर डाला हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में जिसपे से करंट गुजर रहा है, तो उसपे फोर्स कितनी लग रही है, BIL साइन थीटा। दोनों की डायरेक्शन आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालनी है। यहाँ पर अब आज की क्लास को वाइंड अप करने जा रहे हैं जी। कोई सवाल है तो मैं आपका माइक खोल रहा हूँ, पूछ